चलो की पॉइंट्स देख रहे हैं इसमें। तो इसके मुख्य 3 की पॉइंट्स होते हैं। हाँ, प्राइमरी साइड इफेक्ट नहीं, उसी का 3 की पॉइंट होता है। इसमें बोले जाते हैं वेन ZA ZB is पॉजिटिव। देखो अगर ZA और ZB क्या है, पॉजिटिव है तब के कंडीशन। तो इन सच अ केस द रिएक्टिंग आयंस मस्ट बी हैव अ सेम चार्ज आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, so the reaction velocity will increases with increasing ionic strength. This type of phenomenon is called positive salt catalysis. हाँ, तो देखो इसमें क्या बोलता है, यदि यदि रिएक्शन में reacting ions सेम हो, अर्थात पॉजिटिवली चार्ज हो या फिर नेगेटिवली चार्ज हो। पॉजिटिवली चार्ज हो या फिर नेगेटिवली चार्ज हो। कहने का मतलब इसमें बोल रहा है कि दोनों के दोनों आयंस जो है वह क्या होने चाहिए, वह नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए या फिर पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए। सो द रिएक्शन वेलोसिटी विल इंक्रीज विथ इंक्रीज आयनिक स्ट्रेंथ। इसके कारण से आयनिक स्ट्रेंथ के इंक्रीज के साथ रिएक्शन वेलोसिटी भी इंक्रीज, रिएक्शन की वेलोसिटी की इंक्रीज होती। देखो इसमें पहला पॉइंट बोल रहा है ZA और ZB, मतलब A और B जो ले रहे हैं या तो दोनों पॉजिटिव को बोलता है या फिर दोनों के दोनों क्या को बोलता है, नेगेटिव, उस कंडीशन है ना। तो रिएक्टिंग आयंस सेम हो या सेम चार्ज हो, सेम चार्ज सेम, अर्थात पॉजिटिवली चार्ज हो या फिर नेगेटिवली चार्ज हो, इसके कारण से आयनिक स्ट्रेंथ में इंक्रीज होगा। और आयनिक स्ट्रेंथ में इंक्रीज होने के साथ साथ रिएक्शन की जो वेलोसिटी है वह भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इस प्रकार के फिनोमेनोन को कहा जाता है पॉजिटिव साल्ट कैटालिसिस। तो इस प्रकार के जो फिनोमेनोन है इसको बोला जाता है पॉजिटिव साल्ट कैटालिसिस। इसमें एग्जांपल देखिए, जो एक एग्जांपल बताता है ये 2CONH3 का डेल्टा Br और इस पर है 2 प्लस यह क्या करता है, तो Ag2+ के साथ रिएक्ट करता है वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स की उपस्थिति में। तो यहां से क्या देता है हमको, 2CO2
ये गड़बड़ हीटिंग स्टेट। तो ये कोबाल्ट 2 कोबाल्ट NH3 5 और है क्या H2O ये मिला और 3 प्लस और साथ ही साथ यहाँ पे प्राप्त होता है HGBr2। ठीक, तो देखो इसमें क्या हुआ, दोनों या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो, और इनकी उपस्थिति के कारण दोनों पॉजिटिव नेगेटिव होने के कारण से इसका आयनिक स्ट्रेंथ जो है वह इंक्रीज होगा, और आयनिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा तो उसकी रिएक्शन वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे देखें कि या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव, इस प्रकार की जो फिनोमेना है इसको बोला जाता है क्या, तो पॉजिटिव साल्ट कैटालिसिस। ऐसे फिनोमेनन्स को बोला जाता है पॉजिटिव साल्ट कैटालिसिस, जिसका एग्जांपल है ये रिएक्शन। यहाँ पे देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे बोला है रिएक्टिंग आयंस जो है वो या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें है ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये इससे रिएक्ट करके ये हमको ये प्राप्त हो रहा है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। यहाँ पे 2 ब्रोमीन था, 2 ब्रोमीन जो है वह निकल गया है और वहां पे 2 वाटर मॉलिक्यूल एक्वा के रूप में आकर के जुड़ गया है, दिख रहा है ना। ठीक है, ये डायरेक्शन बताने की जरूरत थोड़ी है, ये देखो इसके सामने 2 लिखा है, मतलब क्या है इसकी संख्या 2 है, यहाँ पे देखो 2 लिखा है तो ये यहाँ आ गया है, ये यहाँ। ठीक है, और ये किसके साथ में, तो फिर ये इसके साथ में पॉजिटिव चार्ज के साथ में जुड़ गया। ठीक है, तो ये पहला की पॉइंट होता है। इसका दूसरा की पॉइंट देखें तो दूसरा की पॉइंट में हम बता सकते हैं ZA when ZA and ZB is negative। ठीक है, ZA and ZB is negative। तो नेगेटिव कैसे आएगा, तो इन सच केस द रिएक्टिंग आयंस मस्ट हैव द अपोजिट चार्ज। इस केस में क्या होता है, तो रिएक्टिंग आयंस के मध्य क्या होना चाहिए, अपोजिट चार्ज हो, अपोजिट चार्ज हो, रिएक्टिंग आयन के मध्य अपोजिट चार्ज हो। The reaction velocity will decrease with increase the ionic strength। तो रिएक्शन वेलोसिटी क्या होता है, तो ये देखो इसको क्या बोलते हैं, एरो नीचे है मतलब डिक्रीज। ठीक है, तो क्या होता है रिएक्शन वेलोसिटी डिक्रीज विथ इंक्रीज, देखो तो विथ इंक्रीज आयनिक स्ट्रेंथ। तो क्या होता है आयनिक स्ट्रेंथ के साथ रिएक्शन वेलोसिटी डिक्रीज होती, मतलब आयनिक स्ट्रेंथ जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, मतलब इन अपोजिट चार्ज की संख्या वाला जो रिएक्टिंग आयंस है उनकी संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी क्या होगा, उसका रिएक्शन वेलोसिटी जो है वह डिक्रीज होते चले। क्लियर है ये चीज, मतलब समझ में आ रहा है। देखो एक प्लस वाला हो और दूसरा क्या हो माइनस वाला, तब इस कंडीशन में हम बोलते हैं इनकी संख्या जितनी बढ़ेगी, तो इनकी संख्या बढ़ेगी उसी को हम बोलते हैं क्या, आयनिक स्ट्रेंथ। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम क्या, आयनिक स्ट्रेंथ। आयनिक स्ट्रेंथ जितना बढ़ेगा रिएक्शन वेलोसिटी इसका रेट जो है उतना ही घटते जाएगा, मतलब यह स्लो करते चले, इसको रिएक्शन वेलोसिटी बोलो। ये चीज समझ में है। तो ऐसे जो सॉल्ट कैटालिसिस है इसको हम क्या बोलेंगे, बोलो। रिएक्शन वेलोसिटी बढ़ा तो पॉजिटिव साइड इफेक्ट, रिएक्शन वेलोसिटी घटा तो क्या बोलोगे, नेगेटिव साइड इफेक्ट। हाँ, तो इसको बोलेंगे इस प्रकार के फिनोमेनन को क्या बोला जाता है, नेगेटिव सॉल्ट कैटालिसिस कहा जाता है। दोनों वेक्टर समझ में आया, इसमें या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे। आयनिक स्ट्रेंथ जैसे जैसे बढ़ेगा उनका
रिएक्शन वेलोसिटी वैसे वैसे बढ़ेगा, मतलब आयनिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग के साथ साथ रिएक्शन वेलोसिटी भी इंक्रीज होती है, फास्ट होती चली। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या हो गया, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इस केस में बताया जाता है कि जैसे जैसे रिएक्शन वेलोसिटी आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा, रिएक्शन वेलोसिटी जो है वह डिक्रीज होते चले। क्लियर है? तो ऐसे को हम बोलते हैं क्या, तो नेगेटिव साल्ट कैटलिस्ट। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव साल्ट कैटलिस्ट। तीसरा देखिए, तो तीसरा होता है व्हेन ZA and ZB is 0। क्या है दोनों, देखो तो ये दोनों है 0, ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। तब कब कब ये आएगा, ऐसा इसमें बोला जाए इन द dilute solution the ionic concentration has a little or no effect on the rate of reaction or velocity constant। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, रिएक्टिंग आयंस को इतना डाइल्यूट कर देते हैं कि वह सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन मतलब उसका जो सांद्रता है, डाइल्यूट कर रहे हो किसको, उस सॉल्यूशन, उस आयनिक जो रिएक्टिंग आयंस हैं उसको इतना हम डाइल्यूट कर दिए कि जो उसका कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन के द्वारा ना ही आयनिक स्ट्रेंथ को ना ही रिएक्शन वेलोसिटी को प्रभावित कर पाए। इसमें क्या बोल रहा है, देखो तो इसमें बोल रहा है कि जो हम लोग रिएक्टेंट लिए हैं, चाहे वो पॉजिटिव वाला हो चाहे वो नेगेटिव वाला हो या जैसा भी, देखो तो इसमें ये मान ऐसा दिया हुआ है, तो इसको हम इतना डाइल्यूट कर दिए, कितना डाइल्यूट कि वो खुद हमको ही पता नहीं है, इतना डाइल्यूट कर देंगे कि अगर इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वह ना ही आयनिक स्ट्रेंथ को बढ़ा सके ना ही रिएक्शन वेलोसिटी को प्रभावित कर सके, तो ऐसे जो सॉल्यूशन है या ऐसे जो रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स के लिए जो कैटालिसिस होगा, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, तो देखो इसको पॉजिटिव बोले हो, इसको नेगेटिव बोले हो, तो इसको क्या बोलोगे, न्यूट्रल साल्ट इफेक्ट। मतलब ये जो आयंस है इसका अगर उस रिएक्शन में कोई इफेक्ट अगर नहीं हो रहा है, मतलब ये है कि रिएक्टिंग जो रिएक्शन का जो वेलोसिटी है वह ना तो कम हो रहा है ना तो पॉजिटिव हो रहा है ना तो नेगेटिव हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम ऐसे इफेक्ट को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलोगे इसको, न्यूट्रल साल्ट कैटालिसिस, ये कहा जाता है हमारा न्यूट्रल साल्ट कैटालिसिस या फिर जीरो साल्ट कैटालिसिस के नाम से जाना जाएगा। अगर आयनिक जो रिएक्टिंग आयंस जो है उसको हम इतना डाइल्यूट कर देते हैं कि उसके डाइल्यूशन के कारण से उसकी जो सांद्रता है वह ना तो आयनिक स्ट्रेंथ को इफेक्ट करेगा ना ही रिएक्शन वेलोसिटी को, तो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन होगा या रिएक्टिव आयंस होंगे, इसके लिए जो साल्ट इफेक्ट है वह न्यूट्रल साल्ट इफेक्ट होगा या साल्ट कैटालिसिस होगा या फिर जीरो साल्ट कैटालिसिस होगा। तो यही तीन की पॉइंट होते हैं, या तो पॉजिटिव साल्ट कैटालिसिस होगा या तो नेगेटिव साल्ट कैटालिसिस होगा या फिर न्यूट्रल साल्ट कैटालिसिस होगा। तो ये प्राइमरी साल्ट इफेक्ट में तीन टाइप के साल्ट इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, तो प्राइमरी साल्ट इफेक्ट। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, इतने को लिखो उसके बाद खींच लेना, उसके बाद फिर आगे बढ़े।
हो गया। यूनिवर्सिटी तो अच्छा फंसा दिया तुम लोग को। ना ही ऑफलाइन होगा बोलता है, ना ही ऑनलाइन होगा बोलता है। नहीं पढ़ते रहना, मैं पहले से बता दे रहा हूँ। क्यों बताऊं? अगर अप्रैल भर में एग्जाम बनाने के बोल दिया नहीं होगा, अप्रैल भर में एग्जाम नहीं होगा। अब होगा तो कब होगा? मई में। और मई में अगर कोरोना भाग गया तो तुम लोग भाग गए, बिठा के लेगा सीधा कहने मतलब कंट्रोल हो गया। जैसे बीच में खोला था ना, ऐसा टाइप का अगर हो गया तो फंस गए। और नहीं हुआ हाँ तो तुम लोग का ऑफलाइन होगा, लेकिन उन लोग का ऑनलाइन ही होगा। ऐसा तुम लोग का ऑनलाइन होगा, थर्ड वाले का ऑफलाइन ही रहेगा। सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट। देखो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या बोलते हैं? दिस इफेक्ट इज इन्वॉल्व इन कैटालिटिक रिएक्शन। यह क्या होता है? तो ये जो इफेक्ट होता है, इफेक्ट को या सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट को कैटालिटिक रिएक्शन में देखा जा सकता है। रिएक्शन में देखा जा सकता है, ठीक है। सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट जो है उसको कैटालिटिक रिएक्शन में देखा जा सकता है। कैटालिटिक रिएक्शन है उसमें सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट की होने की पॉसिबिलिटी होती है। सो इट कैन बी स्टडीड बाय द चेंजिंग द एक्चुअल concentration of the catalytically active ions। इस इफेक्ट के द्वारा हम कैटालिटिकली एक्टिव आयंस के कंसंट्रेशन में चेंजिंग को स्टडी करते हैं। देखो तो क्या बोला? इस इफेक्ट सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट के द्वारा हम कैटालिटिकली एक्टिव आयंस, मतलब जब हम कोई रिएक्शन कराते हैं तो उसमें कैटालिसिस
कैटलिस्ट डाल देते हैं, तो कैटलिस्ट डालने के बाद उस रिएक्शन की रिएक्टिंग मॉलिक्यूल अगर एक्टिव हो गए तो उनकी बात कर रहे हैं। मतलब देखो A प्लस बी अभी इनएक्टिव स्टेट में है, इस पर क्या किए हम, तो कैटलिस्ट डाल दिए इस पर, तो ये एक्टिव हो गए, ए और बी क्या हो गया, एक्टिव हो गया। तो हम इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलते हैं ये वाला वर्ड कैटेलिटिकली एक्टिव आयंस। ठीक है, बिना कैटलिस्ट के वह एक्टिव नहीं हो पाया, तो उसको हम बोलेंगे कैटेलिटिकली एक्टिव आयंस का कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है उसका स्टडी सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, समझ में आई ये चीज। इसका अर्थ होता है इफ these are produced by strong acid or strong base, the secondary salt effect is negligible. इसको देखें, strong acid and strong आदि, स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस में, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस में सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल होता है। मतलब समझ में आ रहा है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है तो उस कंडीशन में सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट नेग्लिजिबल माना जाता है। क्यों, पहले बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलते हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को, मतलब जो ज्यादा मात्रा में आयन प्रोड्यूस करे। क्लियर है, तो देखो ज्यादा मात्रा में आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो इस पर कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी, और नहीं पड़ेगी तो यह सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट ना होकर के क्या होगा, प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट हो। क्लियर है, मतलब जहां भी कैटलिस्ट की जरूरत पड़ी या कैटलिस्ट के कारण से आयनिक स्ट्रेंथ में परिवर्तन हुआ, रिएक्शन वेलोसिटी में परिवर्तन होगा, तभी हम बोलेंगे कि वहां पे सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट हो रहा है। लेकिन ऐसा रिएक्शन जिसमें कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है और उसका रेट रिएक्शन वेलोसिटी और आयनिक स्ट्रेंथ अगर उस पर डिपेंड कर रहा है तो प्राइमरी। ठीक है, और जहां पे कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ी वहां पे होगा सेकेंडरी। क्लियर है जी, चलो ये समझ में आ गया। इसके बाद देखो दिस इफेक्ट बिकम्स इंपॉर्टेंट इफ द आयंस आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। यह इफेक्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन से प्राप्त आयंस पर देखा या स्टडी किया जाता है, स्टडी किया जाता है। देखो इसमें क्या बोला ये समझना, वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलोगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलोगे, वीक एसिड या फिर वीक बेस को। क्लियर है, जब हम वीक एसिड और वीक बेस का जब डिसोसिएशन करेंगे तो डिसोसिएशन करने से उसमें बनेगा आयन। ठीक है, और आयन पर ही हम इस इफेक्ट को स्टडी करते हैं। ठीक है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट विदाउट कैटलिस्ट के कभी भी डिसोसिएट नहीं। समझ में, तो इसलिए हम इसमें इसका स्टडी करते हैं। इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। डेरिवेशन, तो डेरिवेशन बोलते हैं कंसीडर अ कैटालिटिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयंस which are produced by a mixture of a weak acid and its salt at a definite concentration. किसमें
उसमें रिएक्शन को हम फास्ट और स्लो नहीं बोल सकते, मतलब उसका डिसोसिएशन है वह फास्ट होगा। कंसंट्रेशन को बता सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, हाँ उसमें कॉन्सेंट्रेशन ये बता सकते हो। देखो क्या होता है, कोई भी देखो इलेक्ट्रोलाइट की परिभाषा ही क्या होती है कि जो कंप्लीट रूप से विघटित हो जाए आयंस में, ऐसा मॉलिक्यूल जो कि कंप्लीट रूप से अपने आयंस में विघटित हो जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, या स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में बोला जाता है जो कंप्लीट रूप से डिसोसिएट नहीं होगा। कहने का मतलब जैसे ये देखो CH3COOH है, इसकी संख्या अगर 100 है तो मुश्किल से तुमको जो है 10 H प्लस और 10 CH3CO माइनस मिलेगी। इससे अगर ज्यादा तुमको डिसोसिएट करना है, इस मात्रा से अगर ज्यादा डिसोसिएट करना है तो इस पर कैटलिस्ट का यूज करें, ठीक है। इसको रिएक्शन के बेस पे मत देखो, रिएक्शन के बेस पर मतलब तुम बोलना क्या चाह रहे थे ये बता दे रहा हूं। एक Cl है, यह बहुत फास्ट कंडीशन से H और Cl में विघटित हो जाता है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं ये बोलना चाह रहे थे। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये नहीं होता, कंप्लीट रूप से विघटन होता है, ठीक है। मतलब ये है यह कंप्लीट रूप से अपने इन आयन में विघटित हो जाता है। मान लो इसकी संख्या तुम 100 लोगे तो ये 100 H मिल जाएगा, 100 Cl मिल जाएगा, ठीक है। टाइमिंग इसमें नहीं बताया जाता कि यह रिएक्शन फास्ट होगा कि स्लो होगा, ठीक है। ये है इलेक्ट्रोलाइट की परिभाषा के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि यह फास्ट होगा और ये स्लो। अब देखो इसी पर अगर कोई भी कैटलिस्ट डालोगे तुम तो यह फास्ट हो जाएगा इसकी अपेक्षा, क्यों? क्योंकि उसको तो उत्प्रेरित करने वाला एक फैक्टर पहुंच गया, समझ में। तो ये है इलेक्ट्रोलाइट के बेसिस पे हम फास्ट और स्लो को नहीं बताते कि इसका रिएक्शन फास्ट होगा इसका रिएक्शन स्लो होगा, बस ये बोलते हैं कि उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वह ज्यादा रहेगा उनके आयंस का, ठीक है। और इनका कॉन्सेंट्रेशन जो है वीक जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे उनका कॉन्सेंट्रेशन आयंस का कम हो, ठीक है, मतलब पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होगा, ठीक। चलो आगे देखिए इसमें क्या बोल कहां पे चल रहे थे हम लोग, तो चल रहे थे यहाँ पे डेरिवेशन पे। तो डेरिवेशन में हम बोले कि कंसीडर वीक एसिड, कंसीडर अ वीक एसिड। देखो एक वीक एसिड यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं एंड इट्स सॉल्ट, एंड इट्स सॉल्ट, और उसका एक सॉल्ट भी कंसीडर कर रहे हैं। तो देखो तो इसमें क्या ले रहे हैं हम लोग, तो एग्जांपल में हम ले रहे हैं Ha प्लस H2O और यह विघटित होकर के H3O प्लस में चेंज हो रहा है और A माइनस में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए K अगर लिखें हम रेट कांस्टेंट Ka जो है हम लोग यहाँ पे रेट कांस्टेंट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे बोलो तो रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये लिखते हैं, ये पता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम इसको एक मीडियम लिए, मीडियम मतलब ये है कि सिर्फ ये एसिड है, यह डिसोसिएट कब होगा जब उसमें वाटर डालेंगे तभी डिसोसिएट होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे ना लिख करके अगर ऐसा लिख दूंगे, देखो तो ये डिसोसिएट होगा इसमें ऐसा, और यहाँ पे लिख दूं H2O तो भी सही, ठीक है। अब यहाँ पे समझ जाओ कि वो या तो कैटलिस्ट है या तो सॉल्वेंट है या जिस पर वह कार्य करने वाला है वो चीज, एक प्रकार से वह माध्यम प्रोड्यूस करेगा आयंस को विघटन के बाद, ठीक है। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इसके लिए देखो कंसंट्रेशन, इसको देखो K लिखते थे, A हम लोग कंसंट्रेशन कांस्टेंट के लिए यूज किए थे A, याद आ रहा है? हाँ, तो यहाँ पे इसके कंसंट्रेशन को मैं लिख देता हूँ AHP प्लस का कंसंट्रेशन A लिखा हुआ है ऑलरेडी,
और इसको लिख देता हूं A माइनस A क्या लिखा है स्मॉल a, कंसंट्रेशन कांस्टेंट है वो, तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट फॉर H3O प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस, ठीक। और देखो इसका कंसंट्रेशन, तो इसमें जितना घटेगा वो चीज लिखेंगे हम, तो इसको लिखेंगे ये, और ये न्यूट्रलाइजर है। क्लियर है, ये चीज समझ में आए। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे ये याद होगा, A इज इक्वल टू क्या बोले थे, F इंटू सी यूज किए थे। A क्या था, तो ये था कंसेंट्रेशन कांस्टेंट, याद आ रहा है, और F क्या था, एक्टिविटी कोएफिशिएंट, याद आ रहा है। हाँ, ये था हमारा एक्टिविटी कोएफिशिएंट, और C क्या था, कंसंट्रेशन एक्टिविटी, सॉरी ए कंसंट्रेशन कांस्टेंट को हम एक्टिविटी कोएफिशिएंट इनटू कंसंट्रेशन के रूप में लिखते हैं, ऐसा ये थे। चलो इसी को लिख देते हैं। तो यहाँ पे ए जो है उसको क्या लिख सकते हो, तो अब ए ना लिख करके देखो सी कंसंट्रेशन वाले टर्म्स को मैं पहले लिख लूं, तो देखो ये हो जाएगा सी ए माइनस बटे सी एच, सॉरी एच ए हो गया, इनटू जो क्या है इधर एक्टिविटी कोएफिशिएंट, तो एक्टिविटी कोएफिशिएंट के बेस पर इसको लिख दिए, तो ये हो गया a माइनस बटे एफ एच ए। बोलो ये लिखना समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं। ए था कंसंट्रेशन कांस्टेंट जिसको हम लोग एक्टिविटी इनटू कंसंट्रेशन के रूप में लिखते थे, पहले देखना उसमें लिखें। तो वही चीज क्या किया, एक बार एफ के साथ सबको लिख दिया, इनटू में है इसलिए एक बार सी के साथ सबको लिख दिया, मतलब कंसंट्रेशन टर्म्स को अलग कर दिया और एक्टिविटी को अलग कर दिया। क्लियर है, ये वाला टर्म्स क्या है, कंसंट्रेशन का है, ये वाला टर्म्स क्या है, तो एक्टिविटी का। बोलो ये चीज समझ में आए। इसको दे देते हैं इक्वेशन 11, उधर जो लिखे थे वहीं से इसको स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए उसको 11 दे। अब we know that the pH of a mixture of weak acid and its salt of constant composition is given by, we know that, हम जो है जान रहे हैं कि pH of the mixture of weak acid and its salt concentration, वीक एसिड एंड उसके साल्ट का कंपोजिशन के पीएच को ऐसा दिखा सकते हैं। देखो यहाँ पे कंसीडर करने को बोला था, क्या कंसीडर अ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट बोला था, क्या कंसीडर किए, वीक एसिड कंसीडर किए हो और उसका जो सॉल्ट बन रहा है उसको कंसीडर किए। वीक एसिड कौन सा इसमें से, ये कि ये कौन सा H3O प्लस, ये क्या होगा वीक एसिड, और वो वाला क्या है बेस होगा वीक। एक देखो इसका सॉल्ट बोल रहा है, तो वीक एसिड अगर ये है तो उसका बगल वाला उसका वीक बेस होगा, जैसे लिखते हैं ना। ये देखो यहाँ पे अगर मैं लिखे रहता क्या, इसको लिखे रहता CH3COOH, ये लिखे रहता तो क्या करेगा, ये H इसके साथ बना लिया इसको, ठीक है, और ये बच गया क्या, CH3COO माइनस, बेस है नहीं। क्लियर है, तो इस बेसिस पर ये है। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ गया कि वीक एसिड और उसका साल्ट
तो उसका साल्ट कौन सा है? ये साल्ट है उसका, और ये उसका वीक एसिड। तो इसका कंपोजिशन और वीक एसिड का कंपोजिशन के पीएच को हम इस फॉर्मूला द्वारा दिखाते हैं। और वो फॉर्मूला क्या है? तो ये फॉर्मूला है pH is equal to Ka into CHA divided by Ca minus, और यह जो वैल्यू है वह होता है कांस्टेंट, और इसको हम लोग लेकर के चलते हैं K। मतलब समझ में आ रहा है? या तो pH का वैल्यू इतना होता है बोलोगे, और यह राशि एक कांस्टेंट राशि है, और इतने के जगह पे हम कैपिटल K का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस बेसिस पर इक्वेशन 11 में बी रिटर्न एज, देखो तो इक्वेशन 11 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं इस बेसिस पर? इस बेसिस पर 11 इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं? तो उसको लिख सकते हो, देखो तो जो है वैल्यू, देखो इनटू में ले आते हैं, जो ये वैल्यू है और ये वैल्यू कहाँ है? ये ऊपर है और ये इधर, ठीक है? या इस पूरे टर्म्स को मैं इधर ले आता हूं, इस वाले पूरे टर्म्स को इधर लाऊं, क्या होगा बोलो तो? Ka और हो जाएगा CHA बटे CH3O प्लस, सॉरी इसको नहीं लाते थे, सिर्फ उतने को ला रहे हैं ना, CA माइनस इतने को लाए, और यहाँ पे बचा हुआ है हमारा CH3 प्लस वाला, और है ये C छोटा लिखा है ना, कॉन्सेंट्रेशन का C है, ये छोटा लिखा, ये देखो लिखने में इसको भले गड़बड़ी करनी है, लेकिन ये क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन का C। तो ऐसा, तो ये देखो ये लिख सकते हैं इसको इनटू क्या है इधर FH3O प्लस, और है FA माइनस, और बटे FHA, ये लिख सकते हैं। देखो तो लिखा जा सकता है। यही चीज को देखो तो क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो, और उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? इसके जगह पे हो गया। K इज इक्वल टू, इधर देखो CH3O प्लस, ये हो गया इनटू, और ये क्या है? तो FH3O प्लस, और है FA माइनस बटे FHA, हो गया। उधर देखो मल्टीप्लिकेशन में है, आएगा तो क्या होगा? डिवाइड में आएगा, तो डिवाइड में आता है उसको देखो, खुद डिवाइड में है तो क्या करते हैं? नीचे का ऊपर कर देते हैं, ऊपर का नीचे कर देते हैं। तो देखो CH3O प्लस ये है इज इक्वल टू, के तो ऊपर ही रहेगा ये, और ये क्या हो जाएगा? इस साइड आएगा तो ये ऊपर होगा, और ये वाला नीचे, ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो लिख दो उसको, उसके साथ में ये क्या हो जाएगा? FHA बटे क्या हो जाएगा? FH3O प्लस, और है FA माइनस। बोलो ये लिखना समझ में आया कि नहीं? ये लिखना समझ में आया कि नहीं? यहां से ठीक है, तो इसको दे देते हैं इक्वेशन 12।
ठीक है, ये जो इक्वेशन है यही सेकेंडरी सॉल्ट के लिए इक्वेशन है। तो देखो इसका मतलब क्या हो रहा है, तो एज अ एक्टिविटी टर्म्स वेराइज विद द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम, इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि क्या पता चलता है, देखो एक्टिविटी टर्म्स के वेरी या के वेराइज के साथ मीडियम का आयनिक स्ट्रेंथ चेंज होता है। मतलब देखो क्या बोल रहा है, इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि एक्टिविटी टर्म्स के वेरी के साथ, तो एक्टिविटी टर्म्स कौन, ये और ये, ठीक है, तो ये क्या होंगे, कम या ज्यादा अगर होंगे तो उसके साथ साथ आयनिक स्ट्रेंथ भी, इसका मीडियम का आयनिक स्ट्रेंथ भी चेंज हो जाए। क्लियर है, मीडियम कौन, ये पूरा मीडियम है, H2O मीडियम है, तो देखो H2O H प्लस के साथ जुड़ करके क्या बनाया है, हाँ, तो ये दिखाता है फिलहाल के लिए हमको किसको, मीडियम, और यहाँ पे उपस्थित है H प्लस उपस्थित है, तो आयनिक स्ट्रेंथ H प्लस का देखना है, ठीक है, तो मीडियम में H प्लस कब बढ़ेगा, तो देखो जब Ha बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, लेकिन जब ये बढ़ेगा, इसका एक्टिविटी कोएफिशिएंट अगर बढ़ गया तो ये घटेगा, ऐसे ही देखो इसका एक्टिविटी कोएफिशिएंट बढ़ेगा तो ये घटेगा। मतलब वेरी करना मतलब ये है कि इसके साथ इसका अलग रिलेशन रखता है और इन दोनों के साथ इसका अलग रिलेशन, तो इसीलिए बोलता है कि इक्वेशन जो 12 है इससे हमको पता चलता है कि जो एक्टिविटी टर्म्स में जो वेरिएशन आएगा, जो बढ़ने या घटने का क्रम आएगा, उसी के साथ साथ मीडियम का जो आयनिक स्ट्रेंथ है वह भी चेंज, ठीक है, नीचे के रिस्पेक्ट में ये कम होगा, नीचे का अगर बढ़ेगा तो ये कम होगा, और ऊपर का अगर बढ़ेगा तो ये ज्यादा है, कंसंट्रेशन ऑफ इसका मीडियम का आयनिक स्ट्रेंथ बढ़े। क्लियर ये चीज, तो ये चीज यहाँ पे बोल रहा है। आगे देखो इसमें बोलता है इट्स फॉलोज दैट अ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी विल आल्सो चेंज विद द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम। हाँ, अब देखो यहाँ पे बताता है कि जो आयनिक स्ट्रेंथ में चेंज होने के कारण, आयनिक स्ट्रेंथ में चेंज होने के कारण से हाइड्रोजन आयन concentration, hydrogen ion concentration and hydrogen ion concentration and catalytic activity, हाइड्रोजन आयन का concentration और catalytic activity will also change, का मतलब समझ में आया, वह भी चेंज हो जाए, ठीक है। तो देखो क्या हुआ ये देखिए, तो फ्लूइडिसिटी के एक्टिविटी के बेसिस पर या उसके वेरी के साथ साथ मीडियम का आयनिक स्ट्रेंथ चेंज होगा, ठीक है, और मीडियम का आयनिक स्ट्रेंथ चेंज हो रहा है तो उसके कारण से हाइड्रोजन आयंस कॉन्सेंट्रेशन, मतलब मीडियम में हाइड्रोजन आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो
और उसके साथ साथ कैटालिटिक एक्टिविटी जो है वो दोनों भी चेंज होगा, इसके साथ साथ मीडियम का आयनिक स्ट्रेंथ के साथ साथ। क्लियर है? तो इतने सब चीज को यही रिलेशन दिखाता है, ये एक इक्वेशन। ठीक है, तो देखो इसकी संख्या बढ़ रही है बोल रहे हैं, तो कब बढ़ रही है? जब आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है मीडियम का तब ये बढ़ रहा है। और आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है तो देखो हाइड्रोजन जो कॉन्सेंट्रेशन है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, इसकी संख्या बढ़ रही है, मतलब हाइड्रोजन की संख्या भी बढ़ रही है। तो देखो ये अगर इंक्रीज हो रहा है तो यह भी इंक्रीज हो रहा है। साथ ही साथ देखो कैटालिटिक एक्टिविटी, तो ये सीधा रिएक्शन में जाओ, तो रिएक्शन में क्या होगा? हम बोल रहे हैं इसकी संख्या बढ़ रही है, तो क्या होगा? यहाँ पे H प्लस की संख्या बढ़ रही है और साथ ही साथ इसका जो एक्टिविटी है, एक्टिवेट करने की जो संख्या है वह भी बढ़ती जाएगी। तभी ना देखो H प्लस तो बहुत सारा मिल रहा है, तो H प्लस बहुत सारा मिल रहा है तो उसको H3O प्लस में परिवर्तित करने के लिए इसकी भी संख्या जरूरी है कि नहीं? ठीक है, तो क्या होगा? मीडियम की एक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उतनी H2O इस H को कैप्चर करेगा और उतनी ही ज्यादा संख्या में H3O प्लस का फॉर्मेशन करेगा। वही चीज यहाँ पे बोल रहा है। क्लियर है? H प्लस बढ़ा, सॉरी मीडियम का स्ट्रेंथ बढ़ा तो क्या होगा? H प्लस की संख्या भी बढ़ेगी और उसको कैप्चर करके H3O प्लस बनाने की संख्या भी बढ़ जाएगी, मतलब यह ज्यादा एक्टिवनेस शो करेगा। ठीक है, तो ये होगा। अब देखो H2O की संख्या हम नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं कि 1 लीटर डालेंगे या 2 लीटर डालेंगे या आधा लीटर डालेंगे या 1 कप डालेंगे, ये तो बोलोगे। लेकिन उसमें मैं पूछूं कि कितनी है H2O की संख्या, तो बता सकते हो? नहीं। लेकिन ये देखो सबके सब H2O एक्टिव तो नहीं होंगे पहले से। क्या होगा? जितना ज्यादा उस मीडियम की आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मतलब H प्लस की संख्या बढ़ेगी, H प्लस की संख्या बढ़ेगी तभी वह रिक्वायरमेंट के अनुसार वह एक्टिविटी शो करेगा। ठीक है, मान लो 5H निकला है तो वह क्या करेगा? सिर्फ 5 को ही 5 के साथ ही रिएक्शन करके ये बनाएगा। लेकिन वही बोल रहा हूं H प्लस की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी, आयनिक स्ट्रेंथ उसका बढ़ा तो उसका रिक्वायरमेंट भी बढ़ गया कि मेरे को और चाहिए और चाहिए और चाहिए। समझ में आया? तो इसी के बेसिस पे बोला जा रहा है कि इसकी कैटालिटिक जो एक्टिविटी है वह भी H प्लस आयंस पर डिपेंड करती है। ठीक है, और H प्लस आयंस कहां से हमको मिलेगा? तो कहां से मिलेगा? मीडियम का आयनिक स्ट्रेंथ अगर बढ़ेगा तभी H प्लस आयंस की संख्या और कैटालिटिक एक्टिविटी बढ़ेगी। क्लियर है ये चीज? तो ये चीज यहाँ पे बता रहा है और इसी को ही यहाँ पे लिख लो, दिस इज नोन एज, और इसे ही कहा जाता है सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट। इसे ही कहा जाता है सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट। ठीक है, तो यही होगा हमारा सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट। ये हो गया कंप्लीट तुम लोग का काइनेटिक्स ऑफ सॉल्ट इफेक्ट। ठीक है, आयनिक सॉल्ट इफेक्ट आ गया। आयनिक सॉल्ट इफेक्ट अगर लिखने को बोल रहा है तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को लिखना है, तो उस बेसिस पे उसको लिखना। सब चीज तो याद नहीं आएगा, एग्जाम में अगर पूछता है एक्सप्लेन द आयनिक सॉल्ट इफेक्ट 5 नंबर का पूछा तो हाफ हाफ करके लिखना। ठीक है, 10 नंबर का पूछा तो फिर फुल, या 12 नंबर का या 16 नंबर का आता है, जैसा भी आए उसके बेसिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट। अब बोलो इसके बाद स्टडी स्टेट काइनेटिक्स उसमें नहीं दिया।
जो दिया है उसकी तो ही देखते हैं आगे ना। डायनेमिक चेन, डायनेमिक चेन तो पढ़ चुके ना। काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम रिएक्शन, ये देखिए कितना नंबर का पेज है? 90 देखो जितना जरूरी है उसी को पढ़ें। काइनेटिक ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, ये है तुम लोग के लिए। एंजाइम दिया हुआ है तो बताने की जरूरत नहीं है। एंजाइम मतलब ऐसा माध्यम जो कि रिएक्शन के रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करने का काम करता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में वही चीज बता सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन है उसको घटाने या बढ़ाने के लिए जो फैक्टर यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं एंजाइम, ठीक है। तो इसमें देखते हैं सीधा काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम इफेक्ट, एंजाइम कैटालिसिस। Kinetics of enzyme catalysis, एंजाइम कैटालिसिस का काइनेटिक्स। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन को करते हैं कैसे। A reactant is an enzyme catalyzed reaction is known as substrate. एंजाइम कैटालिसिस में एंजाइम कैटालिसिस कैटालाइज्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट कहा जाता है। देखो क्या कहा जाता है, सबस्ट्रेट कहा जाता है। किसको? तो रिएक्टेंट को। कौन से रिएक्टेंट को? तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एंजाइम कैटालिसिस होता हो, उस रिएक्शन के लिए जो रिएक्टेंट होता है उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। According to the mechanism of enzyme catalysis, the enzyme combines with the substrate to form a complex. एंजाइम कैटालिसिस के अकॉर्डिंग एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। देखो एंजाइम कैटालिसिस जो थ्योरी होता है या मैकेनिज्म होता है उसके अनुसार हम देखें तो एंजाइम जो है वह सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होगा, ठीक है। कंबाइन हुआ होकर के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। और इसको हेनरी नामक जो साइंटिस्ट थे, हेनरी 1903, इन्होंने बताया था कि
एंजाइम कैटालिटिक जो रिएक्शन है उसमें एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होगा और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है करके ये हेनरी नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था। He also suggested the complex remains in equilibrium with the enzyme and substrate, or he also suggested इसके अलावा उन्होंने और क्या सजेस्ट किया था, तो और सजेस्ट आल्सो सजेस्टेड एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट तथा कॉम्प्लेक्स के मध्य इक्विलिब्रियम होता है। मतलब समझ में आ रहा है? देखो एंजाइम सबस्ट्रेट, ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट समझ में आ गया, ये रिएक्टेंट है मान लो, और उसके बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है कॉम्प्लेक्स। तो इनके बीच हमेशा क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। इसको भी उन्होंने सजेस्टेड किया था। इसके अलावा 1925 में दो साइंटिस्ट और हैं, ब्रिग्स एंड हेल्डेन। ये दो साइंटिस्ट हैं, ब्रिग्स एंड हेल्डेन ने ब्रिग्स एंड हेल्डेन ने क्या किया था, तो ब्रिग्स एंड हेल्डेन ने एंजाइम काइनेटिक्स को समझाने के लिए, देखो तो ब्रिग्स एंड हेल्डेन ने 1925 में एंजाइम काइनेटिक्स को समझाने के लिए स्टडी स्टेट ट्रीटमेंट को अप्लाइड की। अब देखो इसमें क्या होगा कि ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने क्या किया, जो एंजाइम काइनेटिक्स है इसको समझाने के लिए ये जो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन जो होता है, जो कि फिलहाल अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का यूज कर दिया किसको समझाने के लिए, तो एंजाइम काइनेटिक्स को समझाने के लिए। ठीक है, तो ये होता है इसका इंट्रोडक्शन। इसका बोलते हैं सम फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड सम एंजाइम रिएक्शन आर रिएक्शन ऑफ द जीरो ऑर्डर। हाँ, तो इसमें बोलता है कि कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शन की तरह ही, कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शन की तरह ही एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन भी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। देखो तो क्या बोला, कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शन की तरह ही एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन भी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स शो करता है। जैसे फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, पढ़े हैं ब्रोमीन हाइड्रोजन ब्रोमीन का, हाइड्रोजन क्लोरीन का, पढ़े हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन H2 उपस्थिति में, उसी की तरह ही जो एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन है वह भी
जीरो ऑर्डर फॉलो करता है। देखो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, सुने हो ना, थर्ड ऑर्डर, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, स्यूडो सेकेंड ऑर्डर, ये पढ़े हो ना। हाँ, तो उसी प्रकार से ये है कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को शो करता है। ठीक है, अब इसका देखते हैं हम लोग डेरिवेशन। इसका डेरिवेशन देखें तो डेरिवेशन में हम बताते हैं माना कि एस, देखो तो कैपिटल एस रिप्रेजेंटेड द सबस्ट्रेट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल एस। ठीक है, कैपिटल ई फॉर एंजाइम, और कैपिटल ई से एंजाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, एंड कैपिटल ई एस फॉर कैपिटल ई कैपिटल एस, एक साथ लिख दिए हैं। फॉर क्या लिखते हैं इसको, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये दिखाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, P फॉर प्रोडक्ट, और P से डिनोट कर रहे हैं हम इसको प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस बेसिस पर क्या लिख सकते हैं, देखो तो बोलो सबस्ट्रेट है इसका, जब हम एंजाइम के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये बोले हैं, तो यह कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ES कॉम्प्लेक्स बना दिया। और बोले हैं कि इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेट होता है, बोले तो ये होगा क्या हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट। समझ में आ गया। अगेन यह पूरी तरह से विघटित होकर के क्या क्या देगा, एंजाइम देगा, और साथ ही साथ प्रोडक्ट वापस कर देगा। क्लियर है, तो ये होता है किसका मेन रिएक्शन। यहाँ पे क्या क्या हुआ, कौन सा क्या है, ये तो समझ में आ गया। ये होता है हमारा क्या, ES एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, P क्या है, तो प्रोडक्ट है। समझ में आया। अब इनके लिए रेट देखें, देखो तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट को मैं लिख रहा हूं A1, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट को लिख रहा हूं A2, और इसके आगे वाले कॉम्प्लेक्स जो बना है उसके आगे वाले के लिए लिख रहा हूं मैं रेट को A3। बोलो इतना चीज समझ में आया कि नहीं। ठीक है, जहां पे K1, K2 और K3 क्या है, तो वेयर K1, K2 एंड K3 आर क्या होता है, रेट कांस्टेंट्स। ठीक है, जहां पे पर्टिकुलर रेट कांस्टेंट होंगे। K1 होगा फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, K2 होगा बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, K3 होगा वो प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला रिएक्शन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए ये भी बोल सकते हो। चलो अब इस पर हम लोग देखते हैं द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का रेट को हम कैसे देंगे, बोलो तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, उसके रेट को हम इस इक्वेशन से कैसे देंगे। उस दिन का याद करो, कॉम्प्लेक्स कहां पे बन रहा है, तो ये है कॉम्प्लेक्स, यही है कॉम्प्लेक्स, और बना किससे, इससे। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है इसका, तो कैसे लिखोगे, R is equal to D in the concentration of ES divided by D। बोलो ये चीज लिख सकते हो, और that is equal to क्या लिखोगे, K1 प्लस में कि माइनस में, क्यों, ES रिएक्टेंट में है, सॉरी प्रोडक्ट में है, तो ये होगा क्या K1
इनटू, बोलो, द कंसंट्रेशन ऑफ एस एंड द कंसंट्रेशन ऑफ ई। बोलो ये लिखना समझ में आ गया। चलो दूसरा देखो तो, ये आगे बढ़कर किधर जा रहा है? हाँ K2 भी लिख सकते हो, K2 का लिखो तो देखो ये अब रिएक्टेंट हो गया और ये बन रहा है हमारा प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा? माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आया? इसकी संख्या घट रही है और प्रोडक्ट तो ये बन रहा है अब हमारा, क्लियर है? इसलिए होगा क्या यहाँ पे -K2, -K2। और बोलो द कंसंट्रेशन ऑफ ES। हो गया, दो रिएक्शन लिख लिए। तीसरा रिएक्शन देखो तो, अब ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट घट करके प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसकी संख्या तो है इधर, लेकिन प्रोडक्ट में नहीं है, नहीं है तो माइनस होगा। तो ये होगा हमारा -K3 एंड द कंसंट्रेशन ऑफ, क्या लिखोगे? ES। बोलो ये लिखना समझ में आया कि नहीं? ये लिखना समझ में आया कि नहीं? आ गया? तो ये इसको हम लोग दे देते हैं कोई भी इक्वेशन 1 दे देते हैं। सर क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग? That is equal to K1 in the concentration of S and the concentration of E। हो गया? और देखो कॉमन क्या ले सकते हो यहाँ से? ES को कॉमन ले सकते हो, ES को कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लोगे तो इसको पहले लिख देते हैं, तो K2, ठीक है, प्लस K3। देखो इसको ऐसा है K2, अब यहाँ पे देखो माइनस इसको कॉमन ले लिया, ठीक है, तो हो गया माइनस बाहर। अब देखो इससे माइनस चला गया तो क्या हो जाएगा? K2, ये माइनस चला गया तो क्या बचा? प्लस K3, और ये हो जाएगा हमारा ES। ठीक है, तो ये हमको मिल गया, इसको दे देते हैं इक्वेशन 2। where बड़ा कोष्टक E, बड़ा कोष्टक S, बड़ा कोष्टक ES represent the molar concentration। अगर यह मोलर कॉन्सेंट्रेशन को बताता है ऑफ द फ्री एंजाइम सबस्ट्रेट एंड कॉम्प्लेक्स, कॉन्सेंट्रेशन को बताता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलोगे? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री एंजाइम बोलोगे। इसको क्या बोलोगे? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। इसको क्या बोलोगे? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये बोलोगे। समझ में आ गया? तो इसका ये मान लो हम लेकर के करते हैं कि यहाँ मोलर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है तब, बट ये क्या है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री एंजाइम आर नॉट मेजर्ड by experiment। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम है, फ्री एंजाइम है, इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू मेजर नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसके थ्रू अगर इसको अभी हम मेजर नहीं कर पाते तो द इक्विलिब्रियम बिटवीन द फ्री एंड
and the bound enzyme is given by the enzyme conversion equation. तो एंजाइम कन्वर्जन इक्वेशन के द्वारा एंजाइम कन्वर्जन इक्वेशन के द्वारा इक्विलिब्रियम के फ्री एंड बाउंड एंजाइम को ऐसा दिखाया जाता। देखो क्या बोल रहे हैं, ई जो है वह एक्सपेरिमेंट से हम नहीं निकाल सकते बोल रहे हैं। अब एक्सपेरिमेंट से नहीं निकाल सकते हैं तो इसके जो फॉर्मूला है इसको हमको कन्वर्ट करने की आवश्यकता पड़े, जिसको हम बोलते हैं एंजाइम कन्वर्जन इक्वेशन। ठीक है, के द्वारा इक्विलिब्रियम स्टेट में जो है उसके फ्री एंड बाउंड जो एंजाइम होगा उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। दैट इज कैसे लिखेंगे, तो ये देखो, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ E0 is equal to the concentration of free enzyme plus the concentration of bound enzyme. E0 is equal to E and concentration of E and concentration of ES या फिर बाउंड एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा भी बोल सकते, क्योंकि सबस्ट्रेट के साथ वो बाउंड है इसलिए बाउंड एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। बोलो इतना में क्लियर है ये चीज? ये जहां पे E0 refers to the total enzyme concentration। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो E0 जो है वह रिफर करता है किसको, टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तब हम ये जो ऊपर वाले इक्वेशन है उसको कैसा लिख सकते हैं, ऊपर वाले इक्वेशन को लिख सकते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन है यह बराबर होगा E कॉन्सेंट्रेशन 0 प्लस ES का कॉन्सेंट्रेशन के, जिसको दे देते हैं इक्वेशन 4। पॉसिबल नहीं लग रहा है, ऐसा लिख सकते हैं लेकिन लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन अच्छा इसको एक काम करो, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ, क्या होगा, अब पॉसिबल लग रहा है, अब पॉसिबल लग रहा है, माइनस आ गया तो हम, ठीक है, तो ये अभी फिलहाल मैं माइनस डाल देता हूँ, आता है नहीं आता है उसको देखिए, यहाँ तो प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिया है। ठीक है, चलो आगे देखिए, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 4 into इसमें तो इक्वेशन 1। देखो इक्वेशन 1 में हम क्या कर दिए, तो इक्वेशन 4 का जो वैल्यू है उसको पुट कर दिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बोलो तो, D की concentration of the complex divided by dt is equal to क्या हो जाएगा, K1 S का concentration और E की जगह पे हम लिखेंगे अब इसको E0 माइनस concentration of ES, ये
क्या किया मैं, E इज इक्वल टू ये हो गया और इस वैल्यू को डाल दिया यहाँ। ठीक है, तो आ गया ये। और देखो हो गया। अब क्या लिखोगे, माइनस सॉरी 2 में ना, इसको 2 में क्योंकि 2 भी वैसा ही है, तो क्या हो जाएगा माइनस K2 plus K3 and the concentration of E, ये लिख सकते हैं। बोलो इतना तक इसको समझ में आया? आगे बहुत होशियार है, तुरंत समझ में आ जाता है। अब यहाँ पे देखो, applying steady state approximation, तो क्या हो जाएगा, DES by DT is equal to 0। ये होता है स्टेडी स्टेट एप्रोक्सीमेशन। क्या होता है, जो भी रेट होगा उसके इक्वल में 0 लिखते हैं, मतलब वो हो गया स्टेडी स्टेट काइनेटिक्स, ये एप्रोक्सीमेशन SSA। चलो खींचो SSA। हो गया किधर का, ये अगर हो गया ऐसा, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो तो ये इक्वेशन कौन सा डालेंगे, कुछ भी डालेंगे, टाइप देंगे। इक्वेशन 5 में बी रिटर्न एस, हम उसको लिख सकते हैं। अब कैसे, तो अब कैसे लिख सकते हो, देखो तो 0 इज इक्वल टू K1 concentration of S, concentration of S और ये बड़ा कोष्टक E और इसका 0 माइनस द concentration of SE माइनस K2 प्लस K3 और क्या है द concentration of ES। इस साइड को मैं 0 लिख दिया और 0 इज इक्वल टू इतना, हो गया। अब इसमें क्या करता हूँ, ये माइनस वाला टर्म्स है, इसको इस साइड ले आता हूँ, तो इस साइड ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो K1 इन द concentration of S in the concentration of E0 minus the concentration of ES, हो गया ऐसा, and that is equal to हो जाएगा K2 plus K3 और ES का concentration। ठीक है, इधर क्या में था, माइनस में था, इस साइड आया तो हो जाएगा प्लस। और ये चीज लिखना समझ में आया कि नहीं सुनीता, आगे कैसे है, पक्षांतर किए है ना, तो माइनस में है वो प्लस में है, बोलो कितना क्लियर है। अब आगे देखो तो इसका, ये आगे देखोगे तो इसको क्या लिख सकते हो, तो देखो ये देखो तो ये है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर दें, क्योंकि उसके दोनों के में है। तो क्या लिखोगे इसको, देखो K1 इन द concentration ऑफ S E का 0 हो गया माइनस K1
and the concentration of S and the concentration of ES ये is equal to K2 plus K3 और है ES। बोलो देखो जीरो था, जब हम उसको जीरो करने की जरूरत पड़ती तो इससे पूरा होकर कि ये जीरो हो गया बोले। मैथ से इतना खतरनाक है, देखो कहीं पे भी जीरो कर देता है, कहीं पे भी ये जीरो है तो देखो इधर क्या है, माइनस में है, ये इधर आ रहा है तो प्लस में आ रहा है, इसलिए वो जीरो नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? और यहीं पे अगर इनटू रहता तो जीरो होगा। हाँ, या डिवाइड में आएगा तो जीरो होगा, या मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो जीरो होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जीरो नहीं। बोले ये क्या समझ में आ गया? ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छा। चलो अब इसमें देखो तो ये वाला टर्म्स है माइनस में, इस साइड ले जाओगे क्या हो जाएगा, तो देखो क्या बचेगा हमारे पास K1 इन द कंसंट्रेशन ऑफ S E0 हो गया इज इक्वल टू हो जाएगा देखो K2 प्लस K3 ES इधर आएगा तो प्लस में K1 ये लिखेंगे, इतना लिखना समझ में आया? कॉमन क्या ले सकते हो देखो तो दोनों में है, दोनों कॉमन रख लो, बोर्ड लग रहा है ना? देखो तो ES कॉमन हो गया, इधर देखो फिर बाद में पूछते हो, कॉमन ले लिया यहाँ से ES को तो बाहर रख दिया, इसको एक साथ लिख दिया K2 K3 और ये प्लस का प्लस K1 इन द कंसंट्रेशन ऑफ S। ठीक है, अब देखो इसके लिख सकते हो देखो तो द कंसंट्रेशन ऑफ ES is equal to बोलो K1 in the concentration of SE0 divided by K2 plus K3 plus K1 in the concentration of S और इसके पूरे में रहेगा concentration of सॉल्यूशन। ओके, और कहाँ से क्योंकि ES तो इधर रख दी है। बोलो ये चीज समझ में आ गया? बोलो तो आया कि नहीं? आ गया। अब इसमें क्या कर देते हैं देखो तो डिवाइडेड बाय के कर दोगे तो क्या हो जाएगा K1 ये कटेगा प्लस में है ना, लेकिन फंस जाएंगे। ES is equal to तो प्लस में है ना, प्लस में इसलिए कंडीशन हेल्प करना है।
इसमें ना क्या हो गया? उसमें KW और KG का मान रखना है। KW मतलब K3 की वैल्यू में ना KW और KG का मान रखना है। KW फिलहाल ये देखो इसमें क्या आया है उसको देखो, इन द कंसंट्रेशन ऑफ एस एंड द कंसंट्रेशन ऑफ Q0, और ये होगा K2 प्लस K3 और K1 और प्लस हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ एस। ये आया हुआ है। अब कैसे आएगा ये? लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं? हाँ, कैसे? केवल का मतलब केवल को ना वो केवल है। ऊपर से नीचे जाए। हाँ, और एक अच्छा ये एक स्टेप का है जैसे कि इंटू करते हैं तो उसका ऐसे करते हैं ऊपर करते हैं। इसको क्या कर दिया, ये जो है आ गया ऐसा, इसको लिख सकते हैं हम लोग SE0 हो गया। K2 दो टर्म्स में है ये, इसलिए K2 प्लस K3 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K1 बाई K1 S। बोलो ये लिखना समझ में आया कि नहीं? ये है, तो इसको अलग से निकाल दोगे तो कहने का मतलब बटे में लाओगे जब इसको, तो क्या होगा, तो इसके बटे में आएगा ये पूरा K1, इसकी जगह पे आ गया 1, तो ये 1 आ गया और इसके बटे में ये लिख सकते हैं, है ना? तो देखो अब इसमें दो टर्म्स हैं, ये वाला टर्म्स अलग है और ये वाला टर्म्स अलग है, ठीक है? या अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा तो 3 टर्म्स है मान के चलो, तो K1 ऐसा करोगे, ठीक है? तो ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, और इसमें देखो K2 प्लस K3 डिवाइडेड बाई K1, क्योंकि हर समान है तो आसानी से ऊपर को ऊपर से नीचे को नीचे से ये लिख सकते हैं। बोलो ये लिखना समझ में आया? तो ये आ गया हमारा ऐसा। कैसे करके नीचे लाते हैं, लिखने का तरीका है, तो ये देखो तो सिंपल से जो चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ उसको तुम लोग ध्यान दे, इसके उल्टा हम लोग पढ़ते हैं। उल्टा क्या पढ़ते हो, देखो 1/2/3 है, ठीक है? या फिर ऐसा करो, ऐसा है, सूत्र से बन जाएगा। तो ये देखो इसको ले जाते हो इसमें 3 × 1/2 + 3, ये लिखते हो? तो वही चीज बोल रहा हूं, अब इसको मैं ला रहा हूं इधर, तो क्या करूंगा, 3 को यहां से हटाया तो क्या लिखूंगा, 2/3 + 3/3, ठीक है? तो ऐसा था उसको ऐसा लिख सकते हैं, और ऐसा था उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 + 3/3, ये हो जाएगा 1/3। बुझ लो? हाँ, जो नीचे से हम ऊपर ले जाते थे उसको ऊपर से नीचे ले आए, ऐसा है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा इक्वेशन कौन सा, 6, इक्वेशन 6 हो गया। अब इक्वेशन 6 में द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट P, चलो इधर को मिटा दूं ना, ये तो हो गया। अब प्रोडक्ट फॉर्मेशन का रेट हम लोग देखने चल रहे हैं। प्रोडक्ट फॉर्मेशन का रेट क्या लिखेंगे बोलो तो, प्रोडक्ट फॉर्मेशन रेट कैसे लिखेंगे, D इन द कंसंट्रेशन ऑफ P डिवाइडेड बाय T,
ये लिखेंगे। और रिएक्शन क्या था देखो तो इसके लिए P का बनना मतलब K3 पर, ठीक है। तो K3 का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा K3 और प्रोडक्ट किधर था राइट साइड में, इसलिए रहेंगे यहाँ पे प्लस, ठीक है, प्रोडक्ट के साइड में ही था। और किसका कॉन्सेंट्रेशन, समझ में आया ये चीज, रिएक्शन याद है कि नहीं है, E प्लस एस रिवर्सिबल में ES, और ये चला गया था E प्लस P, ऐसा इसको दिए K3, ठीक है। तो K3 में देखो प्रोडक्ट राइट साइड में है इसलिए प्लस हो गया, रेट कांस्टेंट K3, तो K3 और कंसंट्रेशन ऑफ दिस, तो कंसंट्रेशन ऑफ, क्लियर है। तो इस बेसिस पर इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, तो इसका कंसंट्रेशन हमको मिल गया ये K3 और ES, ये आ गया। तो यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ 6, ये इक्वेशन 7 का है, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 6 एंड 7, 6 और 7 में ES का वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है। तो ES का वैल्यू डालोगे तो क्या हो जाएगा, रेट इज आल्सो इक्वल टू D बाय द प्रोडक्ट फॉर्मेशन बाय D, ये हो गया। इसके बाद देखो K3 और इनटू में ये वाला पूरा टर्म्स आ जाएगा क्योंकि ES है, ES वहां भी है, तो ES का वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं इनटू, ये हो जाएगा हमारा द कंसंट्रेशन ऑफ S, द कंसंट्रेशन ऑफ E divided by K2 plus K3 divided by K1 plus S। बोलो ये लिखना समझ में आया कि नहीं, ये लिखना समझ में आया कि नहीं, ES का वैल्यू बस वहां पे रख दिया, ठीक है। ये हो गया, अब आएगा ठीक हमारा। अब यहाँ पे देखें हम तो दिस बटे दिस, तो ये क्या हो जाएगा, R इज आल्सो इक्वल टू dP का कंसंट्रेशन dt का कंसंट्रेशन K3 द कंसंट्रेशन ऑफ S E0 डिवाइडेड बाय K2 प्लस K3 बाय K1 प्लस S, ये लिख सकते हैं इसको, मल्टीप्लाई किए डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा ऊपर टू ऊपर से नीचे का नीचे से, ठीक है। अब K2 plus K3 divided by K1 is also equal to Km, ठीक है। Km से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो होता है क्या, तो ये होता है मैकेलिस कांस्टेंट, कौन सा होता है मैकेलिस कांस्टेंट, ये होता है Km जो है वो होता है मैकेलिस कांस्टेंट। तो ऊपर वाले इक्वेशन क्या हो जाएगा, K3 in the concentration of S equal 0 divided by Km plus in the concentration of S, होगा। ये जो बना ये इक्वेशन 8 है, और इस इक्वेशन को बोलते हैं, इक्वेशन इज नोन एज द मैकेलिस मेंटेन इक्वेशन। Equation 8 is known as, इसको बोला जाता है मैकेलिस मेंटेन इक्वेशन, इसको बोला जाता है मैकेलिस मेंटेन इक्वेशन।
हो गया इतना, एक बार खींचो। इसका फर्दर ट्रीटमेंट देखेंगे। कितनी, चलो आगे देखिए इसमें। Kinetics of enzyme catalysis का further simplification, इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन देखें कि इसको और आगे कैसे हम सिंप्लीफाइड कर सकते हैं इस चीज। तो देखो इसमें इक्वेशन 4 कैन बी assume that all enzyme has reacted with substrate at a high concentration of the reaction will going to maximum। तो पहला बोलता है यदि सभी एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर गया तो हमें मैक्सिमम रेट प्राप्त होगा। देखो क्या बोल रहे हैं, यदि सभी एंजाइम जो कि फ्री अवस्था में है बोल दिए थे ना, वो कंप्लीट रूप से सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर गया और रिएक्ट करके क्या हो गया, रिएक्ट करके ES बना लिया, कॉम्प्लेक्स बना लिया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर गया। तो ठीक है, EX बना लिया तो उस कंडीशन में फ्री स्टेट में कोई भी एंजाइम उपस्थित नहीं होगा। तो कोई भी एंजाइम उपस्थित नहीं होगा, अतः इक्वेशन देखो तो इस इक्वेशन को कौन सा नंबर दिए हो, फिर इसको E is equal to E0 प्लस क्या था ES, इसको कौन सा नंबर दिया है, माइनस के पहले वाला तो उसमें E0 का है। अच्छा ये E0 है और ये E 3। हाँ तो इक्वेशन 3 से देखें तो क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया अब 0, कंप्लीट खत्म हो गया। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं क्या, तो क्या बोल सकते हो, E0 is also equal to the concentration of ES। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सभी के सभी जो एंजाइम थे वह सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन कर गए, तो उस कंडीशन में हमको मैक्सिमम रेट प्राप्त होगा और ज्यादा मात्रा में ES का फॉर्मेशन होगा। तो कब होगा, जब फ्री एंजाइम उस पर एक भी उपस्थित ना हो। और यही दिखाता है क्या, फ्री एंजाइम। अब फ्री एंजाइम अगर 0 है तो ये क्या है, तो दैट इज आल्सो इक्वल टू कॉम्प्लेक्स के बराबर होगा। तो ये चीज बोल रहे हैं पहला स्टेटमेंट। सो इक्वेशन 3 वी गेट, इक्वेशन 3 इसमें का कौन सा है ये, हाँ तो इसमें का है इक्वेशन 7। तो यहाँ पे लिख सकते हो इक्वेशन 7 वी गेट। इक्वेशन 7 को हम कैसा प्राप्त करेंगे, तो प्राप्त क्या करेंगे, तो ये प्राप्त करेंगे रेट जो है वह क्या हो गया, इसका मैक्सिमम। मैक्सिमम है अगर यह, तो इस कंडीशन में देखो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो इसलिए इसको वेलोसिटी, म्यू वेलोसिटी भी दिखाता है, तो रेट मैक्सिमम या वेलोसिटी मैक्सिमम दैट इज आल्सो इक्वल टू K3EG। इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि रेट जो है वह मैक्सिमम होगा
या फिर उसका रेट वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगा और दैट इज आल्सो इक्वल टू k3 इसके जगह। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन 9। ठीक है, चलो इसमें तो मिल गया हमको k3 का वैल्यू। ठीक है, अब इसके बेसिस पर देखो इक्वेशन 8 में बी रिटर्न एज। देखो तो इक्वेशन 8 को क्या लिख सकते हो, इक्वेशन 8 के जगह पे ये देखो k3 इज इक्वल टू होता है म्यू मैक्स। ठीक है, मतलब k3 म्यू मैक्स है, तो इसको लिख सकता हूं तो r इज इक्वल टू b इन द कंसंट्रेशन ऑफ p एंड b इज आल्सो इक्वल टू k3 के जगह पे मैं v मैक्स लिख सकता हूं या म्यू मैक्स लिख सकता हूं। तो म्यू मैक्स हो गया और बचा क्या है उसके साथ में, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सिर्फ s समझ में बटे kn प्लस द कंसंट्रेशन ऑफ s, ये लिखा जा सकता है। देखो और इतना लिखने में किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो ठीक है, और यहां पे बताता है इफ यदि R इज इक्वल टू म्यू मैक्स डिवाइडेड बाय 2, यदि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वह म्यू मैक्स का आधा होता है, मैक्सिमम जो रिएक्शन रेट है उसका आधा होता है अगर इसका रेट, ठीक है, जो बोल रहा हूं समझना है, R का वैल्यू आधा होता है इसके म्यू मैक्स के, तो हम क्या कर सकते हैं, तो बोल सकते हैं प्रोडक्ट इक्वल टू हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेट व्हिच द रिएक्शन प्रोसीड इन अ हाई concentration of substrate then Kn is equal to Ks। तो Am is equal to concentration of S, ठीक है, Km is equal to concentration of S। Now the melting concentration is equal to the concentration of substrate S, which are the formation of product of the maximum rate obtained at a high concentration of substrate। ये देखो तो अगर Km को S लिखूं, S के कंसंट्रेशन के बराबर लिखूं, तो ये इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो तो R is equal to that is mu max in the concentration of S, और ये हो जाएगा द कंसंट्रेशन ऑफ S प्लस द कंसंट्रेशन ऑफ S, क्या लिख सकता हूं, mu max in the concentration of S to S लिख सकता हूं, और बोलो समझ में आया ये चीज लिख सकता हूं। तो इसीलिए बोल रहा है अगर R इतने के बराबर है तब के कंडीशन में Km का जो वैल्यू होगा वह
सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा, तभी तो ये पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं। तो ये चीज लिखा जा सकता है, तो यहां से ये चीज होता है। अब इसी के बेसिस पे एक ग्राफ दिया है, कितना बजा है देखो, चलो ग्राफ को एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। प्लॉट ऑफ काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम कहता है। हाँ, इसका हम लोग देखते हैं प्लॉट। तो प्लॉट देखेंगे, तो प्लॉट देखते हैं तो रेट और सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के वर्सेस में यह प्लॉट बनाते हैं। ये है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के वर्सेस में, जिसको हम लोग एस देते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को ये देते हो। चलो, और इसका अपोजिट देखें तो ये होता है हमारा रेट, जिसको हम लोग स्मॉल आर देते हैं। रेट, इधर कॉन्सेंट्रेशन इसका बढ़ रहा है, रेट बढ़ रहा है। तो हमको इसके लिए जो ग्राफ प्राप्त होगा वह ग्राफ कैसा प्राप्त होता है, तो यह ग्राफ प्राप्त होता है ऐसा, जुड़ता नहीं है ऐसा, ठीक है। यहां पे देखें तो मैक्सिमम जो रेट होता है वो होता है यहां पे, ठीक है। और यही जो वैल्यू है, यही वैल्यू होता है आर, ठीक है। और आर का वैल्यू कितना होता है, म्यू मैक्स बाई 2 का होता है, या फिर आर इज आल्सो इक्वल टू लिखते हैं इसको 1/2 म्यू मैक्स, दोनों चीज लिख सकते हैं, देखो ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, ठीक है। और इसके बाद देखोगे तो यहाँ पे के और एस, के एम और एस कहाँ पे बराबर होंगे, तो ये जो हमारा इंटरसेप्ट जो प्राप्त होगा ये नीचे दिखाता है क्या, तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस, और ये जहां पे कटा है यही होगा हमारा के एम का वैल्यू। क्या मैकेटिस क्या था, मैकेनिक इक्वेशन ऐसा कुछ था, है ना, मैकेलिस मेंटेन इक्वेशन। हाँ, तो उसके लिए मैकेलिस जो कांस्टेंट है के एम यही इंटरसेप्ट होगा, और यही इंटरसेप्ट ही क्या कहलाता है, यही इंटरसेप्ट। और ये क्या होता है, तो ये होता है वी मैक्स, आगे बढ़ते हुए, और वी मैक्स एस बटे ए एन प्लस एस, ठीक है। और यहीं पे अगर इस के का वैल्यू एस के बराबर हो गया तो यहाँ पे आएगा ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखें तो इस कंडीशन में रिएक्शन जो है वह फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है। अगर ये फॉर्मूला जब यूज होते रहता है, इसका मतलब है कि यह जो रिएक्शन का रेट है, कैटालिटिक जो रिएक्शन है उसका रेट ऑफ रिएक्शन का जो काइनेटिक्स है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक शो करता है। लेकिन मैक्सिमम की स्थिति में देखें, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो मैक्सिमम है, उस कंडीशन में देखें तो उस कंडीशन में जब R इज इक्वल टू V मैक्स के बराबर हो, R का वैल्यू V मैक्स के बराबर हो, तब के कंडीशन में यह जीरो ऑर्डर शो करता है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक शो करता है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक। यही चीज तो इसमें बताया हुआ है। काइनेटिक एंजाइम में देखें तो ये क्या होता है, ये ऐसे प्लॉट होगा, इसमें इस पोजीशन पर ये जो इंटरसेप्ट बना है, इस इंटरसेप्ट पर बोले तो के एम इज इक्वल टू के एस के बराबर होगा, और इससे पहले के एम प्लस के एस ये रेट को दिखाएगा,
और ये रेट जो है वह फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है। जैसे यहाँ आएगा Km इक्वल टू Ks, तो यहाँ पे यह जो वैल्यू है ये गड़बड़ हो गई, तो ये होगा R इज इक्वल टू होगा म्यू मैक्स। हाँ, और इस कंडीशन में होगा यहाँ पे होगा यह R इज इक्वल टू 1/2 म्यू मैक्स। क्यों? क्योंकि देखो Km बराबर हो गया, इसका वैल्यू S हो जाएगा, तो वही चीज जो हल किए थे ना, म्यू मैक्स एस डिवाइडेड बाय हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ एस प्लस कंसंट्रेशन ऑफ एस। ठीक है, तो ये हो जाएगा म्यू मैक्स डिवाइडेड बाय 2, ये होगा, ऐसा कर सकते हैं इसको। तो इस कंडीशन में यह क्या होगा, तो इस फॉर्मूला को हाफ है समझ लो, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का आधा मैक्सिमम है, मतलब मैक्सिमम जो रेट है उसका आधा हुआ, तो इसको इस इंटरसेप्ट जो है वह 1/2 म्यू मैक्स को दिखाता है, और इसके बाद देखोगे तो हायर तो ये होगा R V मैक्स, और इसका काइनेटिक 0। ठीक है, तो ये चीज एक्सप्लेन करना है। तो ये हो गया तुम्हारा एंजाइम काइनेटिक्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही देखते हैं।